आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी की जिन्होंने जीवन में संघर्ष के द्वारा न सिर्फ अपनी एक अलग पहचान बनाई बल्कि समाज के एक बड़े वर्ग को नई दिशा दिखाने का काम भी किया। बाबा साहेब नाम से पॉपुलर ये एक इंडियन ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर होने के साथ साथ इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट भी रहे। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। 14 अप्रैल के दिन हम इन्हीं महान शख्सियत की जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये एकदम सही मौका है इनकी लाइफ और संघर्ष को डिटेल में जानने का। डॉक्टर अम्बेडकर के नाम और उनके काम से तो लगभग सभी परिचित होते हैं, लेकिन इन्होंने जीवन में जिन स्ट्रगल्स का सामना किया उनके बारे में अक्सर कम ही बात होती है। इसलिए आज की वीडियो में हम एक लीडर बनने से पहले डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन संघर्ष की बात करेंगे और देखेंगे किस तरह दलित लीडर के तौर पर उनका विकास हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। हंटर 350 एक मॉडल है रॉयल एनफील्ड का, उसके 3 अलग अलग कलर्स अभी यहाँ पे लॉन्च हुए हैं। यहाँ पे फिलहाल तो 2 है क्योंकि तीसरा अभी तक आया नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक टर्मैक ब्लैक है जो कि प्रीमियम बेस मॉडल है, और साथ ही साथ यहाँ पे मून शॉट वाइट है। ये टॉप मॉडल में आता है, ये 1,49,000 और ये 1,69,000 एक शोरूम प्राइस में आता है। और यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है। अगर आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए हो इसके बारे में और अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे परचेस करने के लिए, तो आप ज्योति ऑटो जोन आ सकते हैं जो कि खरिया रोड में नरेश बजाज शोरूम के साइड में है। तो ये कब तक, ये जो मॉडल्स आज लॉन्च हुए हैं कब तक अवेलेबल हो जाएंगे? ये मॉडल्स अभी हमारा 1 मंथ के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, और जैसे ही अवेलेबल होता है हम हमारे कस्टमर्स को अपडेट कर देंगे कि हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। 14 अप्रैल 1891 को भीमाबाई और रामजी मालोजी सकपाल के घर एक बेटे का जन्म होता है। रामजी सकपाल एक आर्मी ऑफिसर थे जो कि मध्य प्रदेश के म्हाऊ में स्टेशन थे। मां भीमाबाई अपने बेटे को भीम बुलाने का फैसला लेती हैं। इनके जन्म से पहले ही रामजी के एक अंकल जो कि सन्यासी का जीवन जी रहे थे, एक भविष्यवाणी करते हैं कि जन्म लेने वाली ये संतान एक दिन वर्ल्ड फेम हासिल करेगी। रामजी और भीमाबाई की पहले से ही कई संतानें थीं। इसके बावजूद उन्होंने भीमराव को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने की ठान ली थी। 2 साल बाद रामजी आर्मी से रिटायर हो जाते हैं और पूरी फैमिली डापोली मूव कर जाती है जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये ओरिजिनली यहीं से बिलोंग करते थे। भीम को 5 साल की उम्र में स्कूल में दाखिला दिलाया जाता है, लेकिन पूरे परिवार के लिए रामजी को मिल रही छोटी सी आर्मी पेंशन पर गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में रामजी के कुछ दोस्त जब उनके लिए सतारा में जॉब ढूंढ लेते हैं तो परिवार एक बार फिर मूव करता है, लेकिन कुछ समय बाद ही इन्हें एक ट्रेजेडी से गुजरना पड़ता है। भीमाबाई जो कुछ समय से बीमार चल रही थी, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद भीम की आंट मीरा बच्चों की देखभाल का जिम्मा उठा लेती हैं। रामजी महाभारत और रामायण की स्टोरीज अपने बच्चों को सुनाया करते थे और उनके लिए डिवोशनल सॉन्ग्स भी गाया करते थे। इस तरह भीम और उनके भाई बहनों की होम लाइफ अभी भी हैप्पी थी। लेकिन दोस्तों, इसका यह मतलब नहीं है कि भीमराव जी के लिए सब कुछ आसान रहा। आइए देखते हैं आगे चलकर किस तरह की मुश्किलों का सामना उन्होंने किया। फेस ऑफ विद कास्ट प्रेजुडिसेस। छोटी उम्र में ही भीम का ध्यान इस ओर जाता है कि उनके और उनकी फैमिली के साथ कुछ अलग तरह का व्यवहार किया जाता है। स्कूल में उन्हें बाकी स्टूडेंट्स की डेस्क से दूर रूम के एक कोने में रफ मैट पर बैठना पड़ता था। ब्रेक में उन्हें उस बर्तन से पानी नहीं पीने दिया जाता था जिससे बाकी बच्चे पिया करते थे। भीम को यह समझ नहीं आता था कि आखिर उनके साथ ये अलग व्यवहार क्यों किया जाता है, उनमें ऐसा क्या गलत है। एक बार उन्हें और उनके बड़े भाई को समर हॉलिडेज स्पेंड करने के लिए गोरेगांव ट्रैवल करना था, जहां उनके फादर कैशियर की तरह काम कर रहे थे। ये ट्रेन से उतरकर लंबे समय तक स्टेशन पर इंतजार करते हैं, लेकिन रामजी इनसे मिलने नहीं आ पाते। भीम और उनके भाई काफी वेल ड्रेस्ड, क्लीन और पोलाइट थे। स्टेशन मास्टर थोड़ा काइंडनेस शो करते हुए इनके पास आते हैं और पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं और कहां जा रहे हैं। इस पर भीम बिना कुछ सोचे उन्हें बता देते हैं कि वो लोग महार्स हैं। ये सुनकर स्टेशन मास्टर एकदम हैरान रह जाता है। उसके फेस के काइंडली एक्सप्रेशंस एकदम से बदल जाते हैं और वो इनके पास से वापस लौट जाता है। इसके बाद भीम अपने फादर तक पहुंचने के लिए बुलक कार्ट हायर करने की सोचते हैं, लेकिन कार्टमैन तक बात पहुंच चुकी थी कि ये लोग अनटचेबल्स हैं और इसलिए वो इनसे बात भी नहीं करना चाहते थे।
फाइनली इन्हें जर्नी की यूजुअल कॉस्ट का डबल पे करने के लिए राजी होना पड़ता है और साथ ही कार्ट को ड्राइव भी खुद ही करना पड़ता है। कार्ट ड्राइवर कार्ट के साथ पैदल ही चलता है क्योंकि उसको इनसे पोल्यूट होने का डर था। हालांकि एक्स्ट्रा मनी की वजह से वो कार्ट को बाद में प्योरीफाई करने पर राजी हो गया था। इस पूरी जर्नी के दौरान भीम जो कुछ भी हुआ उसके बारे में लगातार सोचते रहते हैं, लेकिन उन्हें इसके पीछे का कारण समझ नहीं आता। वो और उनके भाई एकदम क्लीन और नीटली ड्रेस्ड थे, फिर भी उनके स्पर्श से सभी चीजें पोल्यूट कैसे हो सकती थी। भीम इस इंसिडेंट को कभी नहीं भुला पाते। जैसे जैसे वो बड़े हुए, इस तरह की सेंसलेस इंसल्ट्स ने उन्हें रियलाइज कराया कि हिंदू सोसाइटी जिसे अनटचेबिलिटी कहती है वो एकदम स्टूपिड, क्रूअल और अनरीजनेबल है। उनकी बहन को उनका हेयर कट घर पर ही करना पड़ता था क्योंकि गांव के बाबर्स को एक अनटचेबल द्वारा पोल्यूट होने से डर लगता था। अगर भीम अपनी सिस्टर से पूछते कि वो अनटचेबल्स क्यों हैं, तो उनके पास एक ही जवाब होता था कि ऐसा हमेशा से होता आया है। भीम इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। वो जानते थे कि ऐसा हमेशा होता रहा है का ये मतलब नहीं है कि इसके पीछे कोई जस्ट रीजन है या आगे भी ऐसे ही होते रहना चाहिए। ये सब चेंज हो सकता है। ये तो बात हुई भीमराव जी के कास्टिज्म के साथ कुछ शुरुआती अनुभवों की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टडीज में उनका परफॉर्मेंस किस तरह का रहता है। एन आउटस्टैंडिंग स्कॉलर। भीम की किस्मत कुछ मायनों में अच्छी भी थी। स्कूल में एक टीचर थे जो हाई कास्ट का होने के बावजूद भीम को काफी पसंद करते थे। उनका नाम था कृष्णा जी केशव अम्बेडकर। वो भीम की काबिलियत पहचानते हुए उनके अच्छे काम की तारीफ करते थे और उन्हें प्रोत्साहित करते थे। इन्होंने ही भीम का लास्ट नेम अपने खुद के सरनेम अम्बेडकर में चेंज किया। इससे पहले स्कूल में भीम का सरनेम उनके फादर ने अंबादावेकर रजिस्टर कराया था, जिसका अर्थ था कि ये अपने नेटिव विलेज अंबादावे से आते हैं। दोस्तों, जब भीम के फादर ने दोबारा शादी का फैसला किया तो भीम काफी दुखी हो जाते हैं। वो अभी भी अपनी मदर को काफी मिस करते थे। ऐसे में वो यहाँ से बॉम्बे भाग जाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपनी आंटी का पर्स चुराने का फैसला किया। फाइनली जब उनके हाथ ये पर्स लगा तो उसमें सिर्फ एक छोटा सा सिक्का ही था। भीम को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने उस कॉइन को वापस रखा और खुद से एक वादा किया कि वो पढ़ाई में खूब मेहनत करेंगे और इंडिपेंडेंट बनेंगे। और अपनी कड़ी मेहनत से जल्द ही वो सबकी तारीफ का पात्र बन गए और सभी टीचर्स का दिल उन्होंने जीत लिया। इसके बाद टीचर्स भीम के फादर रामजी से आग्रह करते हैं कि अपने बेटे भीम को वो बेस्ट एजुकेशन दें। इनके कहने पर रामजी अपनी फैमिली के साथ बॉम्बे मूव कर जाते हैं। यहाँ इन्हें एक ऐसे एरिया में रहना पड़ता है जहां गरीब से गरीब लोग रहा करते थे, और वो भी सिर्फ एक छोटे से कमरे में। लेकिन भीम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला ले पाते हैं। एक छोटे से रूम में पूरे परिवार के एक साथ रहने की वजह से वो बहुत क्राउडेड फील होता था और बाहर स्ट्रीट्स भी बहुत नॉइजी हुआ करती थी। इसलिए भीम स्कूल से आने के बाद सो जाया करते थे और फिर उनके फादर सुबह 2 बजे इन्हें उठाया करते थे। उस समय सब शांत होता था और भीम अपना होमवर्क और पढ़ाई पीसफुली कर सकते थे। इस बड़े शहर में जहां लाइफ विलेजेस से ज्यादा मॉडर्न थी, भीम पाते हैं कि उन्हें अभी भी अनटचेबल बोला जाता है और ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो बहुत अलग और खराब हैं। यहां तक कि उनके फेमस स्कूल में भी ऐसा होता था। एक दिन टीचर ने उन्हें सम सॉल्व करने के लिए ब्लैक बोर्ड के पास बुलाया। इस पर क्लास के बाकी सभी लड़के एकदम से खड़े हो गए और नाराजगी दिखाने लगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड के पीछे उनके लंच बॉक्सेस रखे हुए थे और उनका मानना था कि भीम उनके खाने को पोल्यूट कर देंगे। और जब भीम संस्कृत की शिक्षा लेना चाहते थे तो उन्हें कहा जाता है कि ये अनटचेबल्स के लिए फॉरबिडन है, इसलिए उन्हें पर्शियन पढ़नी पड़ती है। हालांकि आगे चलकर उन्होंने खुद से संस्कृत को भी सीखा। खैर, इसी बीच 17 साल की एज में भीम ने मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास कर लिया। अपनी कम्युनिटी से वो ऐसा करने वाले पहले इंसान थे। उस समय अर्ली मैरिजेस कॉमन हुआ करती थी, तो इसी साल भीम की शादी रमाबाई से कर दी गई। भीम ने पढ़ाई में अपनी मेहनत जारी रखी और नेक्स्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन डिस्टिंक्शन के साथ पास किया। लेकिन अब इससे आगे रामजी स्कूल फीस पे करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। ऐसे में भीम के एक शुभचिंतक ने बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ को भीम की रिकमेंडेशन भेजी। शाहू महाराज ने इन्हें मंथली स्कॉलरशिप ग्रांट कर दी। इस स्कॉलरशिप की हेल्प से भीमराव 1912 में अपनी बीए पास कर लेते हैं और इसके बाद उन्हें सिविल सर्विस में एक जॉब दे दी जाती है। लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों के बाद ही उन्हें वापस बॉम्बे अपने घर जाना पड़ता है, क्योंकि रामजी बहुत बीमार पड़ गए थे और कुछ समय बाद ही उनका स्वर्गवास हो जाता है।
इसके बाद 1913 में दोस्तों भीमराव को आगे पढ़ने का मौका मिलता है। दरअसल बड़ौदा के महाराजा एक स्कीम शुरू करते हैं जिसके तहत कुछ आउटस्टैंडिंग स्कॉलर्स को फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड भेजा जाना था। भीमराव भी इसमें सिलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन उन्हें एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है जिसके अनुसार अपनी स्टडीज फिनिश करने के बाद 10 साल इन्हें बड़ौदा स्टेट को सर्व करना था। इस तरह 1913 में भीमराव यूएसए चले जाते हैं और न्यूयॉर्क में स्थित वर्ल्ड फेमस कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं। इनके मेन सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी थे। 2 साल के अंदर वो एमए की डिग्री हासिल कर लेते हैं और अगले ही साल अपनी पीएचडी थीसिस भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद वो कोलंबिया छोड़कर इंग्लैंड चले जाते हैं और वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि उन्हें कोर्स पूरा होने से पहले ही लंदन छोड़ना पड़ता है क्योंकि स्टेट ऑफ बड़ौदा द्वारा दी गई स्कॉलरशिप एक्सपायर हो जाती है। भीमराव को 3 साल का इंतजार करना पड़ता है लंदन वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। खैर, उससे पहले बात करते हैं वापस इंडिया आकर उनके किस तरह के एक्सपीरियंसेस रहते हैं। रिटर्न टू इंडिया, नाइटमेयर इन बड़ौदा। दोस्तों, जैसा कि तय हुआ था, भीमराव बड़ौदा को सर्व करने के लिए वापस आ जाते हैं। उन्हें बड़ौदा सिविल सर्विस में एक शानदार जॉब दी जाती है। भीमराव के पास अब डॉक्टरेट की उपाधि थी और एक टॉप जॉब के लिए वो ट्रेन हो रहे थे। लेकिन इस सब के बाद भी उन्हें हिंदू कास्ट सिस्टम के वर्स्ट फीचर्स का सामना करना पड़ता है। ये अब और ज्यादा मुश्किल था क्योंकि वो पिछले 4 साल से देश से बाहर रह रहे थे, अनटचेबल के लेबल से एकदम फ्री और दूर। जिस ऑफिस में वो काम कर रहे थे वहां कोई भी उन्हें फाइल्स और पेपर्स हाथ में नहीं देता था। सर्वेंट उनकी डेस्क पर फाइल्स फेंक दिया करता था, ना ही उन्हें पीने के लिए पानी दिया जाता था। रिस्पेक्ट देना तो बहुत दूर की बात है, और ये सब सिर्फ और सिर्फ उनकी कास्ट की वजह से। भीमराव जी को रूम के लिए बहुत से होटल्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें रूम देने के लिए तैयार नहीं होता। आखिर में उन्हें एक पारसी गेस्ट हाउस में रहने की जगह मिलती है, और वो भी तब जब उन्होंने अपनी कास्ट को सीक्रेट रखने का फैसला कर लिया था। यहां उन्हें बहुत ही अनकंफर्टेबल कंडीशंस में रहना पड़ता है। भीमराव जी उम्मीद कर रहे थे कि अपनी सिविल सर्विस जॉब के थ्रू वो रहने के लिए कोई और जगह जल्द ही ढूंढ लेंगे, लेकिन इससे पहले ही एक दिन सुबह जब वो काम के लिए निकल ही रहे थे, गुस्साए हुए लोगों का एक गैंग उनके कमरे के बाहर लाठियों के साथ खड़ा था। ये लोग भीमराव जी पर होटल को पोल्यूट करने का इल्जाम लगाते हैं और धमकी देते हैं कि शाम तक यहां से निकल जाएं, वरना ऐसे में भीमराव क्या करते? वो बहुत ही मिजरेबल और रिजेक्टेड फील करते हैं। कोई और चॉइस न होने के कारण नई जॉब के सिर्फ 12 दिन बाद ही उन्हें बॉम्बे वापस लौटना पड़ता है। बॉम्बे में वो एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने की कोशिश करते हैं जिसमें वो लोगों को इन्वेस्टमेंट पर एडवाइस देते हैं, लेकिन कस्टमर्स को जैसे ही उनकी कास्ट के बारे में पता चलता है, ये बिजनेस भी फेल हो जाता है। यानी काबिलियत भले ही कितनी भी हो, सिर्फ एक कास्ट के लेबल की वजह से भीमराव जी को हर जगह अवहेलना और तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा था। दोस्तों, इसके बाद भीमराव जी की लाइफ का एक नया फेज शुरू होता है। आइए जानते हैं उसके बारे में। भीमराव राइज एज अ लीडर ऑफ इंडियाज अनटचेबल्स। 1918 में भीमराव बॉम्बे के सिडेनम कॉलेज में लेक्चरर बन जाते हैं और यहां स्टूडेंट्स के बीच एक ब्रिलियंट टीचर और स्कॉलर के रूप में उनकी एक पहचान बन जाती है। इसी समय उन्होंने एक मराठी न्यूज़पेपर मूक नायक की शुरुआत भी की, जो कि अनटचेबल्स की आवाज बनता है। भीमराव जी ने कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज और अटेंड करना भी शुरू किया, क्योंकि वो जान चुके थे कि दलित्स की सफरिंग को पब्लिसाइज करने की जरूरत है और उनके इक्वल राइट्स के लिए फाइट करना भी जरूरी है। उनकी खुद की जिंदगी ने उन्हें इस संघर्ष की अहमियत समझा दी थी। 1920 में अपने कुछ दोस्तों की मदद से भीमराव लंदन वापस जा पाते हैं और एलएसी में अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं। इसके साथ ही वो ग्रेज इन में बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए भी एनरोल कर लेते हैं। 1923 में वो एलएसी से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि के साथ इंडिया वापस आते हैं और इस वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूशन से डॉक्टरेट हासिल करने वाले वो शायद पहले ही इंडियन रहे होंगे। इसके अलावा वो बैरिस्टर एट लॉ में भी क्वालिफाई कर चुके थे, लेकिन उन्हें पता था इंडिया में कुछ भी नहीं बदला है। उनकी क्वालिफिकेशंस अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस के सामने कोई मायने नहीं रखती थी। वो अभी भी उनके करियर के लिए एक ऑब्स्टिकल ही थी। हाँ, लेकिन अब उन्होंने दुनिया की बेस्ट एजुकेशन हासिल कर ली थी और दलित कम्युनिटी को लीड करने की पूरी काबिलियत रखते थे। ये अपने समय के बेस्ट माइंड्स के साथ इक्वल टर्म्स पर आर्ग्यू कर सकते थे और उन्हें परसुएड भी कर सकते थे। लॉ के भी एक्सपर्ट थे और ब्रिटिश कमीशंस के आगे एक गिफ्टेड स्पीकर की तरह कन्विंसिंग एविडेंस दे सकते थे। भीमराव जी ने अपनी आगे की जिंदगी इसी टास्क को समर्पित कर दी
एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को जानते हुए भीमराव ने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नाम से एक एसोसिएशन की शुरुआत की। इसका काम हॉस्टल्स, स्कूल्स और फ्री लाइब्रेरीज सेटअप करना था। इसके बाद 1927 में महाड़ सत्याग्रह हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करना हो या कंस्टिट्यूएंट असेंबली में दलित राइट्स को इंश्योर करना, भीमराव जी ने दलित्स की इमेंसिपेशन के लिए ही काम किया। ये थी कहानी एक ऐसे संघर्ष की जिसने पूरी दलित कम्युनिटी को आगे चलकर प्रेरित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न सिर्फ दलित्स के लीडर बने, बल्कि सभी वल्नरेबल कम्युनिटीज के राइट्स की बात उन्होंने की। वो वुमेन राइट्स के एक बड़े पक्षधर थे। उन्होंने अपने जीवन में आई कठिनाइयों से कभी हार नहीं मानी, बल्कि उन्हीं की प्रेरणा से एक लीडर के रूप में खुद को विकसित किया। ऐसी महान शख्सियत को आज उनकी जयंती पर हमारा शत शत नमन।